हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतन भारत लर्निंग। वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लास्ट वीक के ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अगर बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में। अगर यूपीएससी का हम ट्रेंड देखें तो कहीं ना कहीं जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या आप कह सकते हैं कि कोई भी नेशनल पार्क न्यूज में होती है तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस नेशनल चंबल सेंचुरी की लोकेशन और कौन कौन सी वहां पर स्पीशीज मिलती हैं, प्लस क्यों न्यूज में चल रहा है, इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थ आवर और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नैनो यूके के बारे में। और वीडियो के एंड में 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आपके लिए एक मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप सॉल्व करके हमें सेंड करेंगे तो क्या हम उसे एनालाइज कर सकें। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा नेशनल चंबल सेंचुरी। तो नेशनल चंबल सेंचुरी की अगर बात करेंगे तो काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है। किस चीज के लिए न्यूज में चल रही है? क्योंकि नेशनल चंबल सेंचुरी में काफी ज्यादा इलीगल माइनिंग देखने को मिल रही है। इलीगल माइनिंग की वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है। अगर बात करेंगे सबसे पहले लोकेशन की, तो लोकेशन की बात करेंगे नेशनल चंबल सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो ये 3 स्टेट्स की ट्राई जंक्शन पर आपको मिलेगी। कौन कौन सी 3 स्टेट्स हैं? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीनों ही स्टेट्स की जंक्शन ट्राई जंक्शन पर मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया मिल जाएगा आपको। वेस्ट की तरफ राजस्थान, डाउन नीचे देखेंगे साउथ की तरफ तो मध्य प्रदेश और ऊपर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ उत्तर प्रदेश। क्लियर? लोकेशन पहले क्लियर होगी। रिवर कौन सी इसमें से फ्लो कर रही है? तो रिवर चंबल फ्लो कर रही है। चलिए जी आगे बात करते हैं नेशनल सेंचुरी के बारे में। नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में जब बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें मिलते क्या है? यहाँ पर मिलते हैं घड़ियाल्स। अब घड़ियाल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हम सबको पता है कि पीवाईक्यू क्यूज में जब चलते हैं तो ऐसे कुछ आप कह सकते हैं फ्लोराज एंड फौनाज जो न्यूज में हो काफी ज्यादा, उसके ऊपर यूपीएससी जो है क्वेश्चन डाल ही देते हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है कि घड़ियाल्स पर वैसे भी पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चंस देखने को जा मिल चुके हैं और चंबल सेंचुरी के बारे में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हमारे लिए ये करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं घड़ियाल्स की। तो घड़ियाल्स का सबसे पहले हमें याद होना चाहिए IUCN स्टेटस। तो देखिए घड़ियाल्स यहाँ पर अगर बात करेंगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में 3 तरह के क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, 3 टाइप के। एक मिलते हैं घड़ियाल्स, सेकंड याद रखेंगे मगर क्रोकोडाइल और थर्ड मिलते हैं हमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो नेशनल चंबल सेंचुरी लिखने के बाद हम सेकंड ही इक्वेशन में ये बोल देंगे कि नेशनल चंबल सेंचुरी में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या फिर इनका IUCN स्टेटस को हम क्या कर देंगे? ऊपर नीचे कर देंगे। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हम इनको क्या लिख सकते हैं? लीस्ट कंसर्न लिख देंगे। तो बच्चों को क्या किया जाएगा? कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर हमें तीनों ही क्रोकोडाइल्स के IUCN स्टेटस बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर बात करते हैं घड़ियाल्स की, जो कहां पर मिल रहे हैं हमें? नेशनल चंबल सेंचुरी में मिल रहे हैं, तो उनका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे मगर की। तो मगर जहां पर हम देखेंगे वल्नरेबल है और सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है वो लीस्ट कंसर्न है। क्लियर? तो मतलब कह सकते हैं कि सबसे कम पॉपुलेशन किनकी बची है? अभी घड़ियाल्स की ही बची है। जब घड़ियाल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोटेक्शन लेवल भी सबसे हाईएस्ट टॉप प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। तो यही हम देखेंगे यहाँ पर। साइट्स की अगर बात करें तो साइट्स में हमें अपेंडिक्स 1 में देखने को मिलेंगे तीनों के तीनों ही क्रोकोडाइल्स की स्पीशीज, और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 का मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में होने का मतलब है कि आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। आपकी कंजर्वेशन जो है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। क्लियर? आगे बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, अगर इसकी बात करेंगे तो सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जो साइट्स के अपेंडिक्स 2 में मिलेगा। बाकी अगर बात करेंगे मगर क्रोकोडाइल और घड़ियाल की, तो ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में मिलेंगे। अपेंडिक्स 1 का मतलब इनका ट्रेड नहीं हो सकता। अपेंडिक्स 2 का मतलब कुछ अलाउ किया जा रहा है इनका ट्रेड। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की अगर बात करेंगे तो इनका ट्रेड कुछ हद तक अलाउ किया गया है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर इलीगल माइनिंग। अब इलीगल माइनिंग किस चीज की चल रही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे सैंड की इलीगल माइनिंग चल रही है। तो यहीं से हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है।
अब सैंड की अगर बात करेंगे तो सैंड एक मिनरल है। अब मिनरल कैसा मिनरल है? अगर मिनरल्स की हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, मेजर मिनरल्स होते हैं और माइनर मिनरल्स होते हैं। हम दो तरह के मिनरल्स क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। लेकिन सैंड किस में आ रहा है? सैंड आ रहा है आपका माइनर मिनरल्स में। अब क्लासिफिकेशन कर लिए, थोड़ा सा इसके बारे में और नॉलेज गैदर करते हैं। जो मेजर मिनरल्स होते हैं, तो जो जितने भी मेजर मिनरल्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं कोल, यूरेनियम, और भी कुछ आप कह सकते हैं गैस, क्रूड ऑयल, जो भी मेजर मिनरल्स में आ रहे हैं। अब मेजर मिनरल्स याद कैसे करने हैं? तो सिंपल याद रखिए कि जो भी मिनरल से क्या बनाई जा सकती है, एनर्जी बनाई जा सकती है, तो वो मेजर मिनरल्स हैं। जो नॉन एनर्जी वाले हैं वो माइनर मिनरल्स में काउंट हो गए। जो मेजर मिनरल्स हैं उनका अगर लाइसेंस है या उसे रेगुलेट करने की अगर बात करेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो माइनर मिनरल्स हैं उनकी अगर बात करेंगे, जैसे सैंड है, तो इनकी जितने भी लाइसेंस है कंट्रोल करेंगे तो इसे कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो वैसे ही हम देख रहे हैं चंबल नेशनल सेंचुरी में हम देखेंगे क्या कि सैंड की इलीगल माइनिंग हो रही है, और सैंड क्या है हमारा पता चला है कि ये तो एक माइनर मिनरल है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है वो किसके पास होगा? स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। अब माइनिंग से, सैंड की इलीगल माइनिंग से दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या चल रही है? माइनिंग स्टेट ने कंट्रोल की है, अच्छी बात है, लेकिन इलीगल माइनिंग हो रही है, तो उससे होगा क्या? कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इस सेंचुरी की बायोडाइवर्सिटी लॉस की जा रही है। यहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रही है काफी ज्यादा। अगर डिस्टर्बेंस के अलावा भी और हम डिस्कस करें इसमें इश्यूज, तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए अगर इलीगल यहाँ पर हमें माइनिंग देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो रिवर के फ्लड बेड्स हैं उनको क्या किया जा रहा है? वीक किया जा रहा है, और आगे जाके चांसेस क्या बनेंगे? फ्लड्स के भी चांसेस बन जाएंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इलीगल माइनिंग से वाटर स्केर्सिटी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर भी इसमें आप कह सकते हैं कि कम होगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर इलीगल माइनिंग से माइनिंग माफिया आ जाएगा। माइनिंग माफिया से हम देखेंगे कि इंक्रोचमेंट की जाएगी गवर्नमेंट के लैंड की, इलीगल इंक्रोचमेंट होगी। बाद में गवर्नमेंट को उसे क्या करने के लिए, आप कह सकते हैं कि खाली करवाने के लिए फिर से आप कह सकते हैं फोर्स जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही इसे बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। ये तो सबसे पहली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर घड़ियाल्स हैं, घड़ियाल्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, तो उनकी बायोडाइवर्सिटी कहीं पर भी लॉस नहीं होनी चाहिए। और वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है, तो काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है और गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब किस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें? राजस्थान की गवर्नमेंट को करें, उत्तर प्रदेश की को करें, या मध्य प्रदेश? यही दिक्कत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इसकी? तो यहीं पर ही ट्राई जंक्शन पर अगर आपका एक आप कह सकते हैं कि सेंचुरी है, तीनों ही स्टेट्स का आप कह सकते हैं एरिया लग रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हुई। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बचती। तो वो स्पीशीज जो आप कह सकते हैं घड़ियाल्स या और भी वहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है, उनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। पर यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि तीनों ही स्टेट्स मिलकर ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग जो है वो खत्म की जाए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब ये इंडेक्स याद करने से पहले या इसके बारे में फैक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा इजी हो जाइए। एक फेस पे स्माइल है। क्यों? क्योंकि इंडिया की रैंक हैप्पीनेस में बहुत कम चल रही है। 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए अपने फेस पर स्माइल लगे। इससे होगा क्या? एक स्माइल 2 स्माइल से कुछ होगा नहीं। अब चल क्या रहा है, इंडिया में इतनी हैप्पीनेस कम क्यों है? ये सोचिए, हम इतना ज्यादा टेंशन में क्यों रहते हैं? अगर बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो सीधा ही चलते हैं फैक्ट बेस पे, पेपर के हिसाब से चल लेते हैं। तो फैक्ट बेस पे चलते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट लाएंगे कौन? तो ये रिपोर्ट लेके आएंगे यूएन की एजेंसी है SDSN, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। क्लियर? ये हर साल क्या करते हैं, एक रिपोर्ट लॉन्च करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है किन पैरामीटर्स के ऊपर मेजर किया जाता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 की फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये हैप्पीनेस मेजर की जाती है, लाइक सोशल सपोर्ट, लाइक इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जनरसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। अब ये लास्ट वाला पॉइंट अगर देखोगे, सभी इंडियंस जो है इससे सब काफी ज्यादा क्या होंगे, दिक्कत में। एब्सेंस ऑफ करप्शन, इंडिया में तो बहुत करप्शन है, करप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें जैसे करप्शन से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, बिल्कुल है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब ऐसी रिपोर्ट्स अगर बात करते हैं, जैसे वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं करप्शन के ऊपर, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब वो रिपोर्ट जो है वो ये नहीं देखती कि इंडिया में कितनी करप्शन हो रही है, अब वो देखते हैं कि इंडिया में लोगों में कितनी परसेप्शन है कि यहाँ पर करप्शन है। हमारे लोग किसमें ज्यादा आप कह सकते हैं कि दुखी हैं, क्यों हैप्पी नहीं है? करप्शन है, पैसे दिए बिना काम ही नहीं होगा। सबसे पहले थोड़ा सा इजी होइए, हंसिए, खुश रहिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपके साथ जो लोग होंगे वो भी खुश रहेंगे। क्योंकि ये ऐसी रिपोर्ट है, मैं कह सकते हैं कि जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं।
जरूरी तो नहीं है कि डेवलपमेंट में, जीडीपी में, उसमें टाइम लगेगा। ऐसी रिपोर्ट्स में तो हमें क्या चाहिए, टॉप पे ही होना चाहिए। पर हमें देखते रहे यहाँ पर हमारी रैंक जो है हमारे नेबर से भी काफी ज्यादा पीछे चल रही है। चलिए बात करते हैं रैंकिंग्स की, वापस आ जाते हैं पेपर की तरफ, ज्यादा भी नहीं हंसना क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत पास है, नजदीक है। चलिए अगर बात करते हैं रैंकिंग्स की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टॉप पर मिलेंगे हमें फिनलैंड। फिनलैंड के बाद हम देखेंगे यहाँ पर डेनमार्क होंगे, और डेनमार्क के बाद थर्ड नंबर पर हमें देखने को मिलेंगे आइसलैंड। क्लियर, तो फर्स्ट टॉप 3 हम याद रखेंगे। बॉटम में हम देखेंगे यहाँ पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे ज्यादा अनहैप्पीएस्ट नेशन है। क्लियर, और उसके बाद हम देखेंगे लेबनान और सीरिया। और अगर बात करते हैं इंडिया की, अब कुछ खुश होने के लिए हमारी बात है। इंडिया की लास्ट ईयर जो रैंक थी, अगर 2022 की बात करेंगे तो हमारी रैंक थी 136। इस साल हमारी रैंक 126। खुश हो जाइए, अच्छी बात है। हमारी रैंक 136 से 126 आ गई है, तो खुश हो जाइए, अच्छी बात है। पर इतना भी खुश मत होना क्योंकि लास्ट ईयर 146 कंट्री में से हम 136 में थे, इस बार 136 में से 126 में। मतलब लास्ट टाइम भी हमारे पीछे 10 कंट्रीज ही थी, इस साल भी हमारे पीछे 10 कंट्री थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगले साल हमारी रैंक जो है 116 हो जाएगी, लेकिन कंट्रीज 126 होंगी। क्लियर, तो याद क्या रखना है, पेपर के लिए वापस आते हैं। पहले तो रैंक याद रखेंगे, इस साल की रैंक, लास्ट ईयर की रैंक याद रखेंगे, प्लस इंडिया अपने नेबर्स में श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन सब में से वापिस आधा पीछे है। क्लियर, एज इट इज ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, घुमाने के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाकिस्तान की हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमसे पीछे रैंक है, नहीं, अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान हमारा अगर नेबर हम काउंट करके चलेंगे तो हमारे नेबर में अफगानिस्तान हमसे पीछे। क्लियर, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की। प्रोजेक्ट एलिफेंट 30 इयर्स हो चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा यूपीएससी में देखे जा चुके हैं जो 25 इयर्स हो जाते हैं, कभी 30 इयर्स हो जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट के 40 इयर्स हो जाते हैं। तो यूपीएससी के वो क्या कहते हैं, हम लाइमलाइट में क्वेश्चंस रहते हैं। तो बात करते हैं जी प्रोजेक्ट एलिफेंट की। अब न्यूज में क्यों चल रहा है, क्योंकि 30 इयर्स हो चुके हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो कह रहे हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे 270 एलिफेंट्स की। तो हमारे लिए न्यूज में क्या आएगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डीएनए प्रोफाइलिंग, लेकिन उससे पहले हमें प्रोजेक्ट एलिफेंट पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में पहले नॉलेज गैदर करेंगे, फिर चलेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग की तरफ। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 30 इयर्स हो चुके हैं, तो 2022 में इसके 30 इयर्स कंप्लीट हुए थे। तो लॉन्च कब होगा, ये लॉन्च होगा हमारा 1992 में, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट है तो कंजर्वेशन किसकी की जा रही है, एलिफेंट की ही की जा रही है, किसी और आप कह सकते हैं कि एनिमल की नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स एंड टू इंप्रूव देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स। अब कॉरिडोर्स का मतलब क्या होगा, कॉरिडोर्स का मतलब क्या होगा, हम देखते हैं कि न्यूज में काफी ज्यादा भी चलता है एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में। कॉरिडोर का मतलब ये है, देखिए एलिफेंट एक छोटा एनिमल तो नहीं है, एक बड़ा एनिमल है, उसे एक लार्ज स्पेस चाहिए रोम करने के लिए, एक जगह फ्रीली जगह दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो उस स्पेस में आप कह सकते हैं कि सपोज एग्जांपल करें, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे सपोज करिए ये एलिफेंट को हमने क्या दीजिए, एक एरिया दे दिया, प्रोटेक्टेड एरिया एलिफेंट के लिए। क्लियर, और इसके साथ वाला ये भी एरिया क्या है, एलिफेंट्स के लिए ही है। अब ये एलिफेंट्स जो है, ये तो नहीं होगा कि स्टार्टिंग से इनको यही होगा कि मैंने इस एरिया में ही रहना है, नहीं, एलिफेंट्स जो है फ्रीली रोम करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर सपोज करते हैं, यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर रोड है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाने की जरूरत है जो क्या किया जाए, एलिफेंट्स एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी इजिली रोम कर सके। ऐसे ही कुछ हम टाइगर कॉरिडोर भी बनाते हैं, ऐसा ही हम एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाने की बात की जा रही है। क्यों बना रहे हैं एलिफेंट कॉरिडोर, ताकि एलिफेंट और ह्यूमंस का कंफ्लिक्ट कम से कम हो। क्लियर, ध्यान रखेंगे एलिफेंट और ह्यूमंस का कंफ्लिक्ट कम से कम हो। काफी ज्यादा न्यूज में हम देखेंगे कि एलिफेंट्स जो है, अगर बात करते हैं तो ट्रेन्स, साउथ इंडिया में एलिफेंट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो इनकी मेजर अगर बात करेंगे कि क्यों इनकी डेथ हो रही थी, तो ट्रेन से बहुत ज्यादा हो रही है। तो ट्रेन पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो रास्ते में आप कह सकते हैं रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन के ऊपर से जाने की कोशिश करते हैं, पीछे से ट्रेन, तो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था एलिफेंट्स का। तो इसलिए इसके लिए हम देखेंगे कि आगे जाके अंडरपास बनाने की भी कोशिश की जाएगी। क्लियर, चलिए अगर बात करते हैं इंडिया में एलिफेंट्स के स्टेटस की, प्रोजेक्ट एलिफेंट इतना ही याद रखेंगे, 1992 में बना था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्लियर, चलिए अगर बात करते हैं इंडिया में एलिफेंट्स का स्टेटस, तो देखिए एलिफेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट और एक होंगे हमारे एशियन एलिफेंट। इंडिया में कौन से मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे एशियन एलिफेंट। अगर दोनों में बात करेंगे, अफ्रीकन एलिफेंट्स थोड़े से बड़े होते हैं, यहाँ पे आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। अगर बात करते हैं एशियन एलिफेंट्स जो इंडिया में मिलते हैं,
ये साइज इनका थोड़ा सा स्मॉल होता है और राउंडेड शेप में होते हैं, ठीक है जी, राउंडेड ईयर होते हैं। अगर अफ्रीकन की बात करें तो उनके कान जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। चलिए अगर बात करते हैं इंडिया में वर्ल्ड की एशियन एलिफेंट की 60% पॉपुलेशन है। इजी है, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाए कि मोर देन 50% ऑफ एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन बिलोंग्स या लिव्स इन इंडिया, तो सही होगा वो, मोर देन 50 बिल्कुल है। अगर वहां पर एशियन की जगह अफ्रीकन लिख दें तो गलत हो जाएगा। अफ्रीकन अफ्रीका में मिलेंगे, एशियन इंडिया में मिल रहे हैं मेजोरिटी में। क्लियर। चलिए बात करते हैं इंडिया में भी कहां पे सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने एलिफेंट सेंसस किया था 2017 में, और सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। क्लियर। कर्नाटका के बाद असम, असम के बाद केरला, तो 3 स्टेट्स है। एज इट इज आपको याद रखनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा एलिफेंट कौन सी स्टेट में, कर्नाटका में। और अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा कौन से लैंडस्केप में देखने को मिलेंगे, तो हमें नीलगिरी लैंडस्केप में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट की जो बात करते हैं तो इनका आईयूसीएन स्टेटस देखते हैं। तो आईयूसीएन स्टेटस में अभी ये एंडेंजर्ड में। प्लस अगर बात करेंगे इंडिया में, इंडिया का एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो हमने इन्हें शेड्यूल 1 में डाला हुआ है, मतलब कि इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में होंगे हमारे। आप कह सकते हैं कि एलिफेंट्स, इनकी हंटिंग कुछ नहीं किया जा सकता, इनको प्रोटेक्शन दी गई है। और अगर बात करेंगे साइट्स की, तो साइट्स की यहाँ पर हम देखेंगे कि अपेंडिक्स 1 में है। अब एलिफेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एलिफेंट तो हमने लिख दिया, अगर हम लिख दें यहाँ पर कैप्टिव एलिफेंट, तो ये कौन से होंगे? कैप्टिव एलिफेंट्स और कोई नहीं, आपने देखा होगा कि किसी न किसी ने एलिफेंट को पाला होता है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि किसी ने डोमेस्टिकेट किए होते हैं एनिमल्स। ठीक है जी, उस डोमेस्टिकेशन में आपको इजीली लिख जाएंगे कि हाथी भी लोगों ने रखे होते हैं, तो उनको बोलते हैं कैप्टिव एलिफेंट्स। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, कैप्टिव एलिफेंट्स इन्हें कहा जाता है, कैप्टिव एलिफेंट्स जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं। इनका कभी सेंसस अभी तक हमारे पास क्लियरली नहीं आ पाया, लेकिन हम किस पे सेंसस कर पा रहे हैं, जो फ्रीली आप कह सकते हैं कि एलिफेंट हमें देखने को मिल जाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, उनके हमने सेंसस किया था। कैप्टिव एलिफेंट्स का सेंसस नहीं कर पाए, जो लोगों ने डोमेस्टिकेट कर रखे हैं उनके नंबर्स हमारे पास क्लियरली अभी तक नहीं मिल पाए। क्लियर। चलिए जी आगे बात करते हैं। न्यूज में हमने देखा था कि डीएनए प्रोफाइलिंग की बात की गई थी। अब ये डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, एनिमल्स, एलिफेंट है, एक एलिफेंट को दूसरे एलिफेंट से आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? आपके सामने से एक एलिफेंट चला गया, वो भी वापस घूम के आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वही सेम है। या अगर आपने कभी भी इनका सेंसस करना है तो कैसे करोगे? या अगर एलिफेंट्स में कहीं पर भी कोई आप कह सकते हैं कि डिजीज आ गया और उस डिजीज से एक एलिफेंट की डेथ हो रही है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से एलिफेंट की डेथ हुई थी, किसकी वजह से, वो बाकियों को हो रहा है नहीं हो रहा? तो कहीं ना कहीं हमें एलिफेंट्स की एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उनके काउंट पता होनी चाहिए, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पॉइंट देखें। जैसे अगर बात करें डीएनए प्रोफाइलिंग, तो डीएनए प्रोफाइलिंग और कुछ नहीं, एलिफेंट्स का हम क्या बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, मतलब कि उनका पहचान पत्र। उनका हम क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी और उससे क्लियरली हो जाएगा कि ये एनिमल कौन से है। अगर कल को हमें कोई भी आप कह सकते हैं कि एनिमल, एलिफेंट जो है उनकी डेड बॉडी मिल रही है, तो उनके ब्लड से ही पता लगा लीजिएगा, ओके ये उस सेंचुरी के आप कह सकते हैं कि एलिफेंट थे, लेकिन ये यहाँ पर कैसे पहुंचे। इससे काफी ज्यादा अथॉरिटीज को क्या होगा, फॉरेस्ट अथॉरिटीज को इजी हो जाएगा उनको रिकॉर्ड में रखना, तो इसलिए शुरू की जा रही है डीएनए प्रोफाइलिंग। क्लियर। अगर बात करते हैं जी इंडिया के और इनिशिएटिव्स एलिफेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट, हमने अगर बात की थी प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसके तो 30 ईयर्स हो चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी एक स्कीम जिसका नाम था गज यात्रा। वेरी इंपॉर्टेंट, गज यात्रा। अब गज यात्रा में किया जा रहा था, गज यात्रा में अवेयरनेस कैंपेन था, एक नेशनल अवेयरनेस कैंपेन था जिसमें एलिफेंट्स और उनकी आप कह सकते हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर्स को सिक्योर करने के लिए अवेयरनेस ड्राइव की गई थी। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड और इंटरनेशनल में बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक प्रॉब्लम मिलेगा हमें, माइक प्रोग्राम। तो माइक प्रोग्राम फुल फॉर्म याद रखेंगे, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट्स। अब इलीगल किलिंग क्यों की जाती है एलिफेंट्स की, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उनकी जो टस्ट होती है उससे क्या किया जाता है, आप कह सकते हैं कि स्मगलर्स जो है उसे यूज करते हैं, उसे इसके लिए उनको एलिफेंट को मारना पड़ता है, तो उस चीज के लिए हम एलिफेंट्स को बचा रहे होते हैं। क्लियर। तो याद रखेंगे यहाँ पर माइक प्रोग्राम जो है, माइक प्रोग्राम जो है वो किससे रिलेटेड है, किलिंग, इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट से रिलेटेड है। और ये प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, 2003 में लॉन्च हुआ था, अगेंस्ट इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट्स फ्रॉम द अफ्रीका एंड एशिया। क्लियर। चलिए जी आगे नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ आवर। वेरी इजी कंसेप्ट, अर्थ आवर अच्छा कंसेप्ट है,
इजीली इसे कंसेप्ट को समझेंगे भी। अगर बात करते हैं जी अर्थ आवर की, तो देखिए धरती सबकी है, उसको कंजर्व करना, उसकी देखभाल करना, उसे संभाल के रखना सबकी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की, ये नहीं है सिर्फ अमेरिका की है, पूरी वर्ल्ड की हर एक कंट्री के हर एक आप कह सकते हैं इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है अर्थ को कंजर्व करना। तो इसी से रिलेटेड ही ये इनिशिएटिव है अर्थ आवर। अब अर्थ आवर में किया क्या जाता है, इसमें लोगों को हम अवेयर करेंगे। अब अवेयर कैसे करें, तो देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर एक डे चूज कर लिया जाएगा, मोस्टली वो मार्च के लास्ट वीक में होगा, और उस दिन में आप कह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड में हम अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होगा, आप कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिसिटी है, उसे बंद कर देंगे। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज को खत्म कर देंगे कुछ टाइम के लिए, हाफ एन पीरियड के लिए, असेंशियल्स की। ठीक है जी, जो नॉन एसेंशियल है हमारे उनको, ये नहीं है कि जो आप कह सकते हैं कि आईसीयू में पेशेंट पड़ा उसका भी निकाल दिया कि सॉरी सर अर्थ आवर चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो अर्थ आवर में हम करेंगे क्या, इंकरेज करेंगे लोगों को कि आप कुछ टाइम के लिए अपनी नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स को बंद कर दीजिए। कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। कब करना है, हफ्ते में 1 दिन करना है, वो भी कब, मार्च के लास्ट हफ्ते में। क्लियर, साल में हर हफ्ते नहीं करना, सिर्फ मार्च में 1 दिन करना है, वो भी लास्ट वीक में। क्लियर, तो ये शो क्या करेगा, तो ये शो करता है आपकी कमिटमेंट। ये आपकी कमिटमेंट शो करता है कि आप अर्थ को कंजर्व करने के लिए, प्लस इससे आप अवेयर कर रहे हो बाकी लोगों को, आप उनको बता रहे हो कि अर्थ को भी हमने कंजर्व करना है। ये नहीं है कि अर्थ ने जो हमें दिया, जितना मर्जी दिया उसे यूज करते चलिए, ऐसा नहीं। हमने अगर अर्थ को यूज करना है तो सस्टेनेबल वे में उसके मिनरल्स को, उसकी एनर्जी को सब यूज करेंगे, ताकि हम उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ सके। क्लियर, तो चलिए जी शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अर्थ आवर की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इट इज ऑर्गेनाइज्ड टू एनकरेज द इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड बिजनेस टू टर्न ऑफ द नॉन एसेंशियल। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं है। ये नहीं है अर्थ आवर चल रहा है आप जाके किसी भी पीजीआई में, हॉस्पिटल में जाके सभी पेशेंट्स के निकाल दो, ऐसा मत करना। ठीक है जी, चलिए बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट्स को ऑफ करना हमने 1 घंटे के लिए, प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे 1 घंटे के लिए। और होगा कब ये, लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च, हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च को ये हम क्या करेंगे, इनिशिएटिव को शुरू करते हैं। क्लियर, चलिए अगर बात करते हैं इनिशिएटिव लिया किन्होंने था, शुरू कहां से किया, तो याद रखेंगे यहाँ पर अर्थ आवर जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया था WWF ने, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, काफी बार इसके ऊपर हम क्वेश्चंस PYQs में देख चुके हैं। क्लियर, और ये किया क्या जाएगा, इसमें लोगों को एनकरेज किया जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करेंगे WWF के बारे में। देखिए WWF के बारे में अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। अगर बात करते हैं WWF की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। उससे अलावा इसके हेडक्वार्टर्स भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। क्लियर, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन से रिलेटेड ये सारे इनिशिएटिव लेंगे। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टोटल इनिशिएटिव्स WWF लेगा। और अगर बात करते हैं इनके कुछ इनिशिएटिव्स जो काफी ज्यादा न्यूज में भी रहते हैं, तो TX2, तो यहाँ पर TX2 जो इनका इनिशिएटिव था, इसमें हम अगर बात करेंगे तो टाइगर्स की पॉपुलेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये था इनका इनिशिएटिव TX2। क्लियर, और अगर बात करते हैं ट्रैफिक, तो ट्रैफिक इनका जो आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है, ये इन्होंने IUCN के साथ मिलकर लिया था। और इसमें अगर बात करेंगे ट्रैफिक वाले इनिशिएटिव में, तो इसमें इलीगल ट्रेड जो हो रहा है फ्लोरा एंड फौना का, उसे क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। प्लस WWF की अगर बात करते हैं तो इनकी एक रिपोर्ट भी आती है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये तीनों के तीनों ही पॉइंट्स, हमें याद होने चाहिए। क्लियर, वापस चलते हैं न्यूज की तरफ। तो अर्थ आवर के अगर प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर हमें इस साल की थीम भी याद होनी चाहिए। थीम थी इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे इस साल की थीम भी पूछी जा सकती है, तो याद रखेंगे इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट इस साल की थीम थी। प्लस WWF ने किया था, और WWF से रिलेटेड टोटल इंफॉर्मेशन हमने गैदर करनी है। क्लियर, चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। तो नेक्स्ट करंट अफेयर हम देखेंगे नैनो लिक्विड यूरिया से रिलेटेड। देखिए अगर बात करते हैं नैनो लिक्विड यूरिया की, तो ये न्यूज में क्यों चल रहा है, अगर बात करेंगे न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी नैनो लिक्विड यूरिया को गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नैनो लिक्विड यूरिया और हमारा जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल यूरिया, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट क्यों उस चीज को प्रमोट कर रही है। तो देखिए एक साइड हमारा कौन सा चल रहा है, नैनो लिक्विड यूरिया चल रहा है, दूसरी साइड हमारा कन्वेंशनल यूरिया, ट्रेडिशनल यूरिया।
अब यूरिया में कौन कौन से कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें सबको याद है, काफी बार पढ़ भी चुके हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अगर बात करते हैं इनकी रेशो की, तो हम देखेंगे इनकी रेशो है 4:2:1। ये एक आइडियल रेशो होती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर उन्हें हम यूरिया देना है, हमने आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स देने हैं, तो उनकी प्रोपोर्शन होनी चाहिए 4:2:1। पर जितना हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया या इंडिया की ही बात कर लेते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड में अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना ज्यादा आप यूरिया फेंकोगे खेतों में, तो उतनी ज्यादा आप सोचते हैं कि प्रोडक्शन हो। लेकिन अगर जब बात करते हैं ट्रेडिशनल यूरिया की, अब ये जो ट्रेडिशनल यूरिया जो था, ये आप कह सकते हैं खेतों में फेंक रहे हैं, इसे छिड़काव कर रहे हैं इसकी अगर बात करेंगे यूजेज की, कितना ये इफेक्टिव है, तो ट्रेडिशनल यूरिया जो था हमारा, ये आपको छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि दाने के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। क्लियर, छोटे छोटे इसके आप कह सकते हैं दाने होते थे। और इसकी अगर इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो इफेक्टिव ज्यादा नहीं था, ये आपको देखने को मिलेगा कि 40 से 50% के बीच में ही इसकी इफेक्टिवनेस थी। तो मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा भी वहां पर स्प्रे किया तो 40 से 50% ही वो उसका क्या होगा, आप तो कह सकते हैं कि टोटल NPK जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी अनयूज्ड ही सॉइल में पड़ा रहेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी गवर्नमेंट को, इंडिया में फर्टिलाइजर्स जो है, यूरिया जो है, वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट को फार्मर्स को ये यूरिया देने के लिए हैवी सब्सिडी भी देनी पड़ती है, ताकि फार्मर्स के पास ये जो यूरिया, तो ट्रेडिशनल यूरिया है, इस फॉर्म में पहुंचे। क्योंकि अगर फार्मर्स के पास ही यूरिया जो है मार्केट प्राइस के हिसाब से पहुंच रही है, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स का काफी ज्यादा लॉस भी होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, बाहर से इंपोर्ट करती थी और फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट्स पर दे देती थी। अब काफी ज्यादा बर्डन किसके ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। प्लस फार्मर्स क्या कर रहे हैं, उनको बोलेगा कि आपने इस प्रोपोर्शन में आप कह सकते हैं यूज करने हैं, लेकिन फार्मर्स ज्यादा प्रोडक्शन हो इसलिए उसकी कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो अब किया क्या जाए, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक हल लेकर आए थे, एक सोल्यूशन लेकर आए। तो गवर्नमेंट ने अभी प्रोड्यूस किया है नैनो लिक्विड यूरिया। अब ये जो नैनो लिक्विड यूरिया, सबसे पहले अगर बात करें इसकी इफेक्टिवनेस की, तो इसकी इफेक्टिवनेस इससे डबल मिलेगी हमें, 70 से 80% इसकी इफेक्टिवनेस। मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरी साइड अगर आपने एक आप कह सकते हैं कि टोटल पैकेट जो है वो यूज कर रहे हैं, दूसरी साइड उसका हाफ ही यूज करना पड़ रहा है। कहाँ आपके पास 40 से 50% इफेक्टिवनेस है, कहाँ पर आपके पास 70 से 80% इफेक्टिवनेस है। क्लियर। प्लस अब ये अगर नैनो लिक्विड यूरिया है, हमारे लिए फायदा गवर्नमेंट के लिए कब होगा, अगर ये नैनो लिक्विड यूरिया इंडिया में बना। तो यही चीज हुई, इंडिया ने ही आप कह सकते हैं बनाया। क्लियर। अगर बात करते हैं यहाँ पर नैनो लिक्विड यूरिया की, इट वाज डेवलप्ड इन 2022। किन्होंने डेवलप किया था, तो याद रखेंगे यहाँ पर इफ्को ने डेवलप किया था। क्लियर। इफ्को ने, इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ने इसको डेवलप किया, और इसकी जो आप कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस थी वो ट्रेडिशनल यूरिया से काफी ज्यादा थी। अब देखिए, अब गवर्नमेंट अगर इसको यूज के लिए प्रमोट नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को अवेयर नहीं हो पाएंगे, फार्मर्स को पता ही नहीं चलेगा। क्लियर। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर इसके लिए प्रमोट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप क्या कीजिए, ये पुराना ट्रेडिशनल यूरिया छोड़ के ये नैनो लिक्विड यूरिया लीजिए। ये एक तो बॉटल में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में है, आपको स्प्रे करना ईजी है। दूसरा यूरिया जो होगा आपको आप कह सकते हैं कि थैली में पकड़ के फेंकना पड़ेगा पूरे के पूरे फील्ड्स में, ये आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। क्लियर। प्लस इसे आप क्या कर सकते हैं, कम रेट पर भी मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे भी क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। अब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो गवर्नमेंट सस्ते रेट पर दे रही है, ये चीज का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट इसे इंपोर्ट नहीं कर रही, तो हमारे ऊपर इंपोर्ट के इसका आप कह सकते हैं बर्डन नहीं था, हमें इसकी बाहर फॉरेन में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नैनो यूरिया की। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसे प्रमोट कर रही है काफी ज्यादा। अगर बात करते हैं इसके कुछ आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव्स की, तो इसमें पॉजिटिव में जैसे देखा जा रहा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्लियर। और बोला जा रहा है कि इससे आपकी फसलों की आप कह सकते हैं कि सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू जो वो इंक्रीज होगी। प्लस इट इज चीपर देन द कन्वेंशनल यूरिया। अब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो हम कह रहे हैं कि ये चीपर है कन्वेंशनल यूरिया से। क्लियर। नेक्स्ट, इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगी, बिल्कुल जी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है। प्लस इससे आप कह सकते हैं जब प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो ऑटोमेटिकली जो किसान है उसकी इनकम भी ज्यादा होगी, तो इससे किसानों की इनकम भी इंक्रीज होगी। तो इसे थोड़ा सा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो इसके अगर एडवांटेजेस पूछ लिए गए आपसे, इसके अगर एडवांटेजेस पूछ लिए जाए आपसे कि नैनो लिक्विड यूरिया के एडवांटेजेस, तो ये सारे एडवांटेजेस होंगे। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे इसमें
तो चलिए जी आगे बात करते हैं चैलेंजेस की। अब गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं? अब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो इसकी कॉस्ट कम है, लेकिन कभी ना कभी हम ये देखेंगे कि ये जो नैनो लिक्विड यूरिया है तो इसमें टेक्नोलॉजी भी तो नैनो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, तो मतलब कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है और आगे जाके कहीं ये ना हो कि इसकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। अगर इसकी कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हुई तो फार्मर्स जो है वापस ट्रेडिशनल यूरिया पर चले जाएंगे, जो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अगर गवर्नमेंट इस चीज को यूज करना स्टार्ट कर देगी, आप कह सकते हैं इसे ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक और डर भी होगा कि अगर मार्केट में ये नैनो लिक्विड यूरिया जो है इसकी क्वालिटी फेक क्वालिटी के आने लग गए तो अगर गवर्नमेंट ने इसे प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर दिया कि आप नैनो लिक्विड यूरिया बनाइए, ये इसका फॉर्मूला है, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने स्टैंडर्ड्स ना रखे और लोगों ने उसके आप कह सकते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो उससे फार्मर्स की प्रोडक्शन भी कम होगी और फार्मर्स वापस किसकी तरफ जाएंगे? ट्रेडिशनल यूरिया की तरफ जाना फिर से पसंद करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि इसकी क्वालिटी कंट्रोल, ये ना हो कि इसकी अच्छी क्वालिटी मार्केट में ना मिले जिससे फार्मर्स जो है वापस ट्रेडिशनल की तरफ जाए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, अभी इनिशियल फेज में है, तो गवर्नमेंट इस चीज को काफी ज्यादा ध्यान से रख रही है और नैनो लिक्विड यूरिया को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं जी, कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर अर्थ आवर से रिलेटेड है, अभी हमने डिस्कस किया था अर्थ आवर के बारे में। तो अर्थ आवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को। वापिस चलिए थोड़ा सा स्लाइड्स जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अर्थ आवर जो है यूएनईपी और यूनेस्को का इनिशिएटिव नहीं है, ये किसका इनिशिएटिव है? ये है WWF का। ठीक है जी, तो ये WWF का इनिशिएटिव है, यूएनईपी यूनेस्को का नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से चलते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन तो आंसर में नहीं आएगा और हमारा डी आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर यहाँ तो होगा हमारा बी और यहाँ आंसर होगा सी। तो दोनों में अगर कुछ कॉमन देखें तो कॉमन देख रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट ही होगा। अगर बात करते हैं थर्ड की, थर्ड ऑप्शन देखेंगे, इट इज अ मूवमेंट द अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव द प्लेनेट। बिल्कुल सही, यही तो इसका ऑब्जेक्टिव है, लोगों को अवेयर करना और प्लेनेट को सेव करना। तो इसका आंसर की अगर बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा सी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसका आंसर आएगा सी, अर्थ आवर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे कुछ ट्रिब्यूटरीज पूछ ली गई। रिवर है कृष्णा और कृष्णा रिवर्स की ट्रिब्यूटरी। तो आप सबने रिवर्स अच्छी तरह से की होंगी, गंगा सिस्टम से लेके ब्रह्मपुत्र सिस्टम, इंडस और डेक्कन की सारी रिवर्स अच्छी तरह से, प्लस उनकी ट्रिब्यूटरी और मैपिंग आपने कंप्लीट किया होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कृष्णा रिवर की। तो यहाँ पर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछ ली हैं। तो देखिए अमरावती, भवानी, ये दोनों इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगर बात करते हैं कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी, तुंगभद्रा है, कोयना है, अमरावती और भवानी अगर बात करें तो ये कावेरी रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। तुंगभद्रा, कोयना, भीमा और मूसी। तो याद रखेंगे ये रिवर्स हैं, किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। क्लियर? तो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा 3 और 4। तो आंसर 1 और 2 तो नहीं होगा, 3 और 4, तो आंसर बनेगा सी। क्लियर? तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखेंगे, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज और कौन सी ट्रिब्यूटरीज है कावेरी की, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपका मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके पास क्वेश्चन है, कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल, दोनों साइड की बात करें, लीगल भी और इलीगल भी। कोस्टल सैंड माइनिंग क्या है? पोजेस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। कोस्टल जो सैंड माइनिंग है वो हमारा बिगेस्ट थ्रेट है टू इन्वायरमेंट, चाहे लीगल है चाहे इलीगल है। क्लियर? प्लस एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग अलोंग द इंडियन कोस्ट, और इसके साथ आपको एग्जांपल भी देने हैं। काफी ज्यादा करंट में चल रहा है टॉपिक है, इजीली आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मटेरियल मिल जाएगा। सैंड माइनिंग से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे बायोडाइवर्सिटी को फेस करने पड़ रहे हैं, ये सब आप लिखेंगे। प्लस आप इसमें एक जब यहाँ पे आ गया कि विद स्पेसिफिक एग्जांपल, तो यहाँ पर आप नेशनल चंबल सेंचुरी वाली भी एग्जांपल दे सकते हैं। साथ में न्यूज आप कह सकते हैं कि ऐसे तो क्वेश्चन इजी है, पर जब उन्होंने एग्जांपल की बात कर दी तो आपको कहीं ना कहीं करंट से इसे इक्वेट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं करंट में आपका नेशनल चंबल सेंचुरी है, इसके अलावा भी कुछ अगर करंट में मिल जाए तो वो भी आप आंसर राइटिंग में से ऐड ऑन करेंगे। क्लियर? तो ये सारा बताएंगे कि कैसे कैसे ये बायोडाइवर्सिटी इससे लॉस हो रही है
और क्या क्या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेने चाहिए या गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो कोस्टल सैंड माइनिंग से। क्लियर? तो ये आप लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। 200 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा, हम एनालाइज करेंगे और आपको वापस सेंड कर दिएगा। क्लियर? ठीक है जी, मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।